Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of Kinetic Theory of Gases. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है मीन फ्री पाथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बाकी मॉलिक्यूल्स को स्टेशनरी दिखाया है और एक मॉलिक्यूल को ट्रैवल करता हुआ दिखाया है थ्रू अ गैस, जो कि अपने जर्नी के दौरान अलग अलग मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। क्लियर है बात? जैसे कि यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर इधर कोलाइड किया, फिर इधर गया। तो इस तरीके से हम लोग कोलाइड करते हुए दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ऑल्दो ये शो करा है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं, लेकिन हमें पता है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी इसी तरीके से, है ना, दे आर ऑल्सो मूविंग इन अ सिमिलर फैशन। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस रैंडम मोशन को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल पैरामीटर है जो कि है मीन फ्री पाथ, जिसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लैम्डा इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन कोलिजंस। कुछ कोलिजंस के बीच में, है ना, कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है मॉलिक्यूल, कुछ कोलिजंस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है मॉलिक्यूल। तो इन सब का जो एवरेज है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं लैम्डा से वो देख लेते हैं। वी एक्सपेक्ट लैम्डा टू वेरी इनवर्सली विथ n बाई v, मतलब कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, है ना, उसका इनवर्स लैम्डा होगा। अगर बहुत ज्यादा डेंस होगा तो लैम्डा कम होगा, अगर कम डेंसिटी होगी तो ऑन एन एवरेज जो हम लोग जिसे लैम्डा कहते हैं वो ज्यादा होगा। तो वही यहाँ लिखा है, द लार्जर n by v is the more collisions there should be and the smaller the mean free path. We also expect lambda to vary inversely with the size of the molecules, है ना। अगर साइज बहुत ज्यादा होगा तो बहुत बहुत ज्यादा कोलिजन हो सकते हैं with the diameter d से। ठीक है, if the molecules were points as we have assumed them to be, they would never collide and the mean free path would be infinite. Thus the larger the molecule are, the smaller the mean free path। ये भी हम लोग समझ पा रहे हैं। We can predict that lambda should vary inversely as the square of the molecular diameter because the cross section of a molecule, not its diameter, determines its effective target area। है ना, तो जो टारगेट एरिया है वो बेसिकली डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वजह से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो मीन फ्री पाथ है ना लैम्डा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर। ठीक है, तो जब हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आता है लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। तो ये एन बाई वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है और डी स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कोशिश करते हैं जो इक्वेशन आई है उसे जस्टिफाई करने की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड अज्यूम दैट आवर मॉलिक्यूल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v एंड दैट ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। जैसा कि इस डायग्राम ने हमें सजेस्ट करा था, हम लोग क्या मानने वाले कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रुके हुए हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। Later we shall relax this assumption. ठीक है, we assume further that the molecules are spheres of diameter d। ठीक है, इनका डायमीटर हमने क्या माना, d माना है। A collision will then take place if the centers of two molecules come within a distance d of each other। है ना, तब हम लोग मानेंगे कि इनके बीच में कोलिजन हो रहा है। वरना आप सोचिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना, अगर दूरी d से ज्यादा होगी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं है, तो कोलिजन कैसे हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को बच्चों समझने का एक और तरीका है। अनदर मोर हेल्पफुल वे टू लुक एट द सिचुएशन इज टू कंसिडर आवर सिंगल मॉलिक्यूल टू हैव अ रेडियस ऑफ d। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसका डायमीटर 2d मान लीजिए एंड ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स टू बी पॉइंट्स, और बाकी को आप पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। तो सेम क्राइटेरिया अभी भी रहेगा अगर कोलिजन होना है तो। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो कैसा मोशन कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है थ्रू द गैस, और इस वजह से वो क्या करेगा, इट स्वीप्स आउट अ शॉर्ट सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रहेगा, पाई डी स्क्वायर रहेगा बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस। है ना, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर आपने ये माना कि उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2d है,
तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई इंटू, अब यहाँ पर डायमीटर कितना हो गया, 2d हो गया, तो रेडियस हो जाएगा d, तो पाई डी स्क्वायर है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इट स्वीप्स आउट अ शॉर्ट सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। अब लेकिन बच्चों अगर आप इस मॉलिक्यूल को एक डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए वॉच करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओवरऑल वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जहां पर v जो है वो उसकी एज्यूम्ड स्पीड है। अब देखिए बच्चों उसका मोशन भले ही ऐसा ऐसा हुआ हो ना, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, लेकिन इन सारे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को अगर आप एक लाइन में अलाइन कर देंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। उसी तरीके से इफ वी अलाइन ऑल द शॉर्ट सिलेंडर्स स्वेप्ट आउट इन इंटरवल डेल्टा टी, तो हम लोग क्या बना लेंगे, वी फॉर्म अ कॉम्पोजिट सिलेंडर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस कॉम्पोजिट सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, v डेल्टा टी, क्योंकि स्पीड v है और टाइम इंटरवल हमने टोटल डेल्टा टी माना, और ये जो वॉल्यूम है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ जो कि v डेल्टा टी है, तो पाई डी स्क्वायर इंटू v डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट अकर इन टाइम डेल्टा टी इज देन इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड, है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमने क्या अज्यूम करा था कि सारे के सारे पॉइंट साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेस्ट पे हैं, तो वही यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट अकर इन टाइम डेल्टा टी इज देन इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट लाई विद इन दिस सिलेंडर, है ना, जितने मॉलिक्यूल जो है इस सिलेंडर के अंदर होंगे उतने ही सारे कोलिजन हुए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग कह रहे हैं कि n बाई वी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर वो कितने हो जाएंगे, तो n बाई वी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मतलब n बाई वी इंटू पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी, तो जितने मॉलिक्यूल्स उतने कोलिजन्स, दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी। द मीन फ्री पाथ इज द लेंथ ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय दिस नंबर, है ना, उसने इस लेंथ को ट्रेवल करा ओवरऑल, लेकिन उस दौरान कितने कोलिजन्स हुए उससे अगर हम लोग इसे डिवाइड कर दें तो यही तो मीन फ्री पाथ हो जाएगा, मतलब कि लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी, तो लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग डेल्टा टी कितना हो जाएगा, v डेल्टा टी, और कितने कोलिजन्स हुए, तो पाई डी स्क्वायर v डेल्टा टी इंटू एन बाई वी, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन बाय वी। ठीक है, अब लेकिन बच्चों आपको एक चीज याद आ रही होगी कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा असम्पशन लिया था, और वो ये असम्पशन था कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं सिर्फ इस मॉलिक्यूल के अलावा। ठीक है, लेकिन सचमुच में क्या होता है, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। व्हेन दिस इज टेकन प्रॉपरली इनटू अकाउंट, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो देखिए क्या बन जाता है, फाइनल रिजल्ट जो है ना, वो बन जाता है 1 अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन बाई वी, मतलब कि एक 1 बाय रूट टू का फैक्टर इस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस तरीके से जो फाइनल लैम्डा है ना, दैट इज मीन फ्री पाथ, उसका ये रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप एक और चीज देख सकते हैं कि द अप्रोक्सीमेशन इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन बाई वी, ठीक है, इसमें हम लोग देख पा रहे थे इन्वॉल्व्स द टू वी सिंबल्स, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, जो कि कैंसिल हो गए। द वी इन द न्यूमरेटर इज वी एवरेज, मतलब ये मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिलेटिव टू द कंटेनर। द वी इन द डिनोमिनेटर इज वी रिलेटिव, मतलब कि द मीन स्पीड ऑफ आवर single molecule relative to the other molecules which are moving. It is this latter average speed that determines the number of collisions. ठीक है, a detailed calculation taking into account the actual speed distribution of the molecules gives v relative बराबर root 2 times v average, और इस वजह से ये फैक्टर root 2 का आता है। ठीक है, चलिए बच्चों तो एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, what is the mean free path lambda for oxygen molecules at temperature T equal to 300 Kelvin and pressure equal to 180 m? Assume that the molecular diameter is D equal to 290 picometer and the gas is ideal. And the second part of the question is, assume the average speed of the oxygen molecules is V equal to 450 meters per second.
what is the average time t between successive collisions for any given molecule? At what rate does the molecule collide? That is, what is the frequency f of its collisions? तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्ट्रेट अवे लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी, ये जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है ये यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन के टी का अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ पर जो हमारे को v बाय एन मिल रहा है, तो v बाय एन इस इक्वेशन से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के टी अपॉन पी। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर है ना v बाय एन से रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा के टी अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर पी के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब अगर हम लोग यहाँ पर डेटा पुट करते हैं ना, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन दे रखा है, फिर यहाँ पर रूट टू पाई तो एज इट इज आ गया, और उसके अलावा डी स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर की पावर 2, और प्रेशर जो है वो हम लोग कितना लेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो यहाँ से जो हमारा जवाब आ जा रहा है वो आ जा रहा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था कि एवरेज स्पीड को एज्यूम करने v इक्वल टू 450 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है एवरेज टाइम t बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स फॉर एनी गिवन मॉलिक्यूल। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एवरेज टाइम t होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा है, ये एक्चुअली मीन फ्री पाथ है, अपॉन स्पीड जो है वो हमारे को दे रखी है, एवरेज स्पीड v दे रखी है। तो बस हमें यहाँ पर डिवाइड करना है इसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास लैम्डा आ ही गया था, v हमें दिया ही हुआ है, तो इन्हें डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 0.24 नैनो सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बी पार्ट में हमसे एक और चीज पूछी गई थी कि एट व्हाट रेट डज द मॉलिक्यूल कोलाइड, मतलब कि हमसे फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ इट्स कोलिजन्स पूछा गया था, जिसे हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे को 1/t करना होगा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हर सक्सेसिव कोलिजन में है ना कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो हम लोग ये कह पा रहे हैं कि टी टाइम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, एक कोलिजन हो रहे हैं। तो एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1/t, और यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब कि पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं, दैट इज हाउ फ्रीक्वेंट द कोलिजन इज। ठीक है, तो यहां देखिए बस हम लोगों ने क्या करा, टाइम है ना, टाइम को एक्चुअली 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1/टाइम जो है वो हमारे पास कितना आ गया 4.1 इंटू 10 टू द पावर 9 पर सेकेंड। मतलब कि आप देखिए कि एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, 4.1 इंटू 10 टू द पावर 9 कोलिजन्स। ठीक है, तो यही हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा बच्चों मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो टी है इसका एक और नाम होता है, जिस तरीके से लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ कहलाता है, उसी तरह टी जो है वो कहलाता है मीन फ्री टाइम। क्लियर है बात है? चलिए बच्चों, तो अब एक सवाल देखते हैं। सवाल है, assume that the temperature remains essentially constant in the upper part of the atmosphere, obtain an expression for the variation in pressure in the upper atmosphere with height. The mean molecular weight of air is capital M. तो देखिए बच्चों, इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, किसी हाइट पर मान लीजिए कि प्रेशर जो है वो कितना है, P है, और H प्लस DH हाइट पर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कि हो गया P प्लस DP के बराबर। तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस रीजन में हम लोग एक स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी एज्यूम कर लेते हैं एयर का। क्लियर है? तो इस डेल्टा वी वॉल्यूम का जो मास है ना, वो मान लेते हैं कि कितना है, डेल्टा एम है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग प्रेशर को P कह सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा NRT के बराबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो क्या है, ये जो वॉल्यूम है एक, है ना, हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम एयर का लिया है, तो ये डेल्टा वी उसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू आर इंटू टी, ये क्या बन गया, P डेल्टा V बन गया। ठीक है,
तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाय आर टी अपॉन कैपिटल एम के बराबर। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो अब बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी जो है वो बेसिकली क्या हो गया, उस छोटे से स्मॉल वॉल्यूम का मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये तो डेंसिटी हो गया। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर टी अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय रो। क्लियर है ये बात। तो जिस तरीके से पीवी बराबर एनआरटी होता है, जिस तरीके से पी वी बराबर कैपिटल एन के इंटू टी होता है, उसी तरीके से एक और इक्वेशन जो है जो बड़ी काम की है वो है पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, ये है मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर रो क्या है, वो है डेंसिटी। क्लियर है। तो हमेशा बच्चों ये तीन फॉर्मूले जो है आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि एयर क्या है, ये फ्लूइड है। अगर हम लोग फ्लूइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाए तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग है ना ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर का डिफरेंस है जो कि कितना है डीपी, वो एक्चुअली कितना होना चाहिए, माइनस रो जी डी एच के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों डीपी बराबर है ना, डीपी बराबर हमने क्या हासिल किया, माइनस रो जी डी एच। अब यहाँ पर रो की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए डीपी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ, अब रो के बदले क्या भर सकते हैं हम लोग, पी एम अपॉन आर टी इंटू जी इंटू डी एच के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डीपी अपॉन पी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एम जी अपॉन आर टी डी एच के बराबर। अब अगर यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, ठीक है, तो h इक्वल टू 0 पर है ना, मतलब कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर हम लोग प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब पी नॉट के बराबर। और किसी हाइट h पर लेटर से की प्रेशर की वैल्यू p हो गई। ठीक है, तो चलिए इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा। तो dp अपॉन p का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln p, और लिमिट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ p माइनस ln ऑफ p नॉट, मतलब ln ऑफ p बाय p नॉट। क्लियर है। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस एम जी एच अपॉन आर टी के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि P बराबर आ जाएगा P नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच अपॉन आर टी के बराबर। क्लियर है ये बात। और यहाँ पर कैपिटल एम ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एम यहाँ पर क्या है, तो कैपिटल एम है बच्चों मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर क्या है, P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच अपॉन आर टी। मतलब हाइट के बढ़ने से प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है, ऑब्वियस है कि वो कम होता जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन एयर एट 105 किलो पास्कल 300 केल्विन एंड आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब। If one of the vessels is now maintained at 300 Kelvin and the other at 400 Kelvin, what will be the pressure in the vessels? तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि शुरुआत में जो दोनों तरफ टेम्परेचर था वो कितना था, T नॉट इक्वल टू 300 केल्विन, और एक का वॉल्यूम अगर मैं V नॉट कह रहा हूँ है ना, तो ओवरऑल वॉल्यूम हो गया 2V नॉट। ठीक है, तो शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, तो शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ मोल्स से ट्वाइस ऑफ P नॉट V नॉट अपॉन R T नॉट। क्लियर है। P नॉट यहाँ पर इनिशियल प्रेशर है जो कि 105 किलो पास्कल है। बाद में यही किसके बराबर हो जाएगा, N1 प्लस N2 के। अब N1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो N1 को मैं लिख सकता हूँ P डैश V नॉट अपॉन R T नॉट, और N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P डैश V नॉट अपॉन R T डैश। यहाँ पर T डैश जो है वो 400 केल्विन है। क्लियर है बात। और T नॉट जो है वो 300 केल्विन है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बड़े आराम से इस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास T डैश आ जाएगा, मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए R तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। तो अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2P नॉट V नॉट अपॉन T नॉट इज इक्वल टू, देखिए आ जा रहा है P डैश V नॉट, ये तो कॉमन आ गया,
फिर 1/T0 प्लस 1/T डैश। तो अगर यहाँ पर कॉमन ले तो T डैश T0 यहाँ पर आ गया एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा T डैश प्लस T0। क्लियर है ये बात। V0 से हम लोग देख पा रहे हैं कि V0 कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहां से हमारे पास है ना, यहां से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास P डैश की वैल्यू आ जा रही है ना, T0 से T0 कट गया, तो P डैश की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ P0 इंटू टी डैश अपॉन टी डैश प्लस T0। तो अब अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P0 था हमारा 105 किलो पास्कल, मल्टीप्लाइड बाई टी डैश जो कि था 400 केल्विन, होल डिवाइडेड बाय टी डैश 400 प्लस T0 हमारा था 300 केल्विन। तो यहां से जो आंसर आएगा वो किलो पास्कल में आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसे सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर है P डैश दैट इज फाइनल प्रेशर, वो आ जाएगा 120 किलो पास्कल। क्लियर है बात। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, अ बैरोमीटर रीड्स 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी when 2 centimeter cube of air at atmospheric pressure is introduced into the space above the mercury level, ठीक है, the volume of this space becomes 50 centimeter cube. Find the length by which the mercury column descends. तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ है, हमें पता है कि यहां पर होता क्या है, यहां पर होता है वैक्यूम। क्लियर है, लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पर जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसे एक्चुअली क्या किया गया, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो जिस वजह से क्या हो गया, इस स्पेस का वॉल्यूम जो है ना, वो कितना हो गया, वो 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। मतलब जो एयर है ना, जो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रही थी, वही एयर जब यहां गई तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करने लगी, 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो मर्क्यूरी कॉलम है, ये बाय व्हाट लेंथ ये डिसेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग ये मान सकते हैं कि जब इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया होगा। तो हम लोग इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम को फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग ये मान सकते हैं कि जब यहां पर एयर को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, इस वैक्यूम में एयर को इंट्रोड्यूस किया गया, तो हम लोग समझ सकते हैं कि लेटर से कि उस एयर का प्रेशर जो है वो हो गया P। तो प्रेशर इंटू उसका वॉल्यूम कितना हो गया, तो उसका वॉल्यूम हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। दिस शुड बी इक्वल टू उसका इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर उसका था 75 सेंटीमीटर Hg, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था शुरुआत में, और उस प्रेशर पर उसका वॉल्यूम था 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नया प्रेशर उस एयर की वजह से वहां पर कॉज हो रहा है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर। ठीक है, अब लेकिन बच्चों हमें यह समझ में आ रहा है कि इस जगह का प्रेशर जो है ना, वो तो अभी भी कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर Hg के बराबर होना चाहिए, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो यहां पर प्रेशर अगर ओवरऑल 75 सेंटीमीटर Hg चाहिए, और एयर की वजह से कितना प्रेशर यहाँ पर बिल्ड हो गया है, 3 सेंटीमीटर Hg, है ना, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर Hg प्रेशर जो है वो बिल्ड हो चुका है एयर की वजह से। तो बचा हुआ 72 सेंटीमीटर Hg जो है वो किसकी वजह से कॉज होगा, 72 सेंटीमीटर हाई मर्क्यूरी के कॉलम से। तो इसका मतलब कि शुरुआत में तो ये 75 सेंटीमीटर हाइट पर था, ये मर्क्यूरी हाइट तक था, बाद में वो कितने हाइट तक आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर तक। तो इसका मतलब कि कितने से डिसेंड हो गया, तो 3 सेंटीमीटर से ये जो मर्क्यूरी कॉलम है ये डिसेंड कर जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, फिगर शोज अ वर्टिकल cylindrical vessel separated in two parts by a frictionless piston free to move along the length of the vessel. The length of the cylinder is 90 centimeter and the piston divides the cylinder in the ratio of 5:4. Each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of an ideal gas. The temperature of the gas is 300 Kelvin in each part. Calculate the mass of the piston. तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि अगर ये जो 90 सेंटीमीटर की लेंथ है, अगर ये 5:4 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ को L1 कह दूं और नीचे वाले को L2 कह दूं, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि L1 प्लस L2 ये कितने के बराबर आना चाहिए,
तो ये बराबर आना चाहिए 90 सेंटीमीटर के। और इसके अलावा जैसा कि हम लोगों को दे रखा है L1/L2 कितना होना चाहिए, 5:4 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो L1 है उसकी वैल्यू आ जा रही है 50 सेंटीमीटर और जो L2 है उसकी वैल्यू आ जा रही है 40 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर मुझे खुद से ये डिसाइड करना पड़ा कि जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए कि टेम्परेचर तो दोनों का सेम है ना, नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों में सेम है। तो अगर जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं किसका, इस पिस्टन का, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कैसा दिखेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, ऊपर से फोर्स लग रहा है P1 इंटू ए, साथ ही साथ इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और इन दोनों फोर्सेस को अकेले बैलेंस करने वाला फोर्स है P2 इंटू ए। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि P2 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन P1 होना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि V2 को क्या होना पड़ेगा, लेस देन V1 होना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, यूजिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू एरिया प्लस mg, ये दोनों नीचे लग रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू P2 इंटू ए। क्लियर है बात। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग PV इक्वल टू nRT का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इंटू V1 इज इक्वल टू nRT, और इसी तरीके से P2 इंटू V2 दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू nRT के बराबर। अब P1 इंटू V1 को और क्या लिखा जा सकता है, P1 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L1, और उसी तरीके से P2 V2 को लिखा जा सकता है P2 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L2। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए हमारे पास आ जाएगा P1 इंटू ए की वैल्यू जो कि है nRT अपॉन L1, और P2 इंटू ए की वैल्यू भी आ गई nRT अपॉन L2। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग P1 को क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन L1 प्लस mg इज इक्वल टू P2 को लिख सकते हैं nRT अपॉन L2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी nRT अपॉन g मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1 के बराबर। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग सवाल में देख पा रहे हैं, है ना, सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि n की वैल्यू 0.1 मोल है और t की वैल्यू है 300 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 इंटू 8.3 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 अपॉन L2 जो है ना, 1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.4 माइनस 1 अपॉन L1 में L1 हो जाएगा 0.5। क्लियर है ये बात। तो यहां से बच्चों हमारा जवाब आ जाएगा m इक्वल टू 12.7 किलोग्राम, है ना। तो यही हो जाएगा बच्चों इस सवाल का हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ वॉल्यूम V0 divided in two parts by a frictionless separator. The walls of the tube are adiabatic, but the separator is conducting. Ideal gases are filled in the two parts. When the separator is kept in the middle, the pressures are P1 and P2 in the left part and the right part respectively. The separator is slowly slid and is released at a position where it can stay in equilibrium. Find the volumes of the two parts. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है, V0 है, और एक फ्रिक्शनलेस सेपरेटर है यहाँ पर। अब ये जो सेपरेटर है वो कंडक्टिंग है, जो ये मेक श्योर करेगा कि दोनों ही, है ना, दोनों ही चेंबर्स का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, बिल्कुल सेम रहे। लेकिन जो ट्यूब की वॉल्स है वो एडियाबैटिक है, मतलब सिस्टम से बाहर एनर्जी या सिस्टम के अंदर एनर्जी बाहर से नहीं आ सकती है। आइडियल गैसेस भरे हैं यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि जब सेपरेटर को बीच में रखा गया तो प्रेशर एक तरफ का P1 है और एक तरफ का P2 है। अब सेपरेटर को स्लोली स्लाइड किया गया और एक ऐसे पॉइंट पर ले जाकर के रिलीज किया गया जहां पर ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो अब हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है। लेट अस से कि ये वॉल्यूम अब V1 हो गया और ये वॉल्यूम अब V2 हो गया। क्लियर है ये बात? और इस पोजीशन पर जब सेपरेटर को छोड़ा गया तो वो इक्विलिब्रियम में ही पाया गया, है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर शुरू में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N1 थे तो अभी भी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N1 ही रहेंगे। यहाँ पर अगर N2 थे तो अभी भी N2 ही मोल्स रहेंगे। क्लियर है ये बात? तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हर समय, है ना, जो लेफ्ट चेम्बर का टेम्परेचर होगा वही राइट चेम्बर का टेम्परेचर होगा। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में लेफ्ट वाले चेम्बर का टेम्परेचर T था तो राइट वाले चेम्बर का भी टेम्परेचर T होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि P1 इंटू वी नॉट बाई टू, शुरुआत की मैं बात करूंगा, P1 इंटू वी नॉट बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू आर इंटू टी। और इसी तरीके से दूसरे चेंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं T2 इंटू वी नॉट बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू आर इंटू टी। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, है ना, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 आ गया। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास आ गया इनिशियल प्रेशर्स और मोल्स का रेशियो। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें उस मोमेंट की जब वॉल्यूम V1 हो गया लेफ्ट वाले का और राइट वाले का वॉल्यूम V2 हो गया और इस समय ये जो पिस्टन है ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब हो गया कि यहाँ का प्रेशर, लेफ्ट वाले का प्रेशर जो है ना, वो और राइट वाले चेंबर का प्रेशर वो दोनों क्या हो चुके होंगे, बिल्कुल सेम हो चुके होंगे। तभी तो इस पिस्टन पर लेफ्ट से और राइट से फोर्सेस क्या लग रहे हैं, बिल्कुल बराबर लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर पीवी बराबर एनआरटी लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं PV1 इज इक्वल टू N1 इंटू आर इंटू लेट अस से टी डैश टेम्परेचर हो गया। और राइट वाले केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, P इंटू V2 इज इक्वल टू N2R। अब यहाँ का भी टेम्परेचर टी डैश होना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, इस बार हमारे पास जो रिलेशन है वो आ जाएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत मजेदार सी चीज आ गई और वो ये है कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास V1 और V2 को रिलेट करने वाले दो इक्वेशंस आ गए। एक तो आ गया V1 प्लस V2 मिल करके V0 के बराबर हो जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई कि V1 अपॉन V2 जो है वो किसके बराबर है, P1 अपॉन P2 के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे को V1 और V2 मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ गई, P1 अपॉन P2 इंटू V2। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें ना, यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2 इंटू V2 प्लस V2 इज इक्वल टू V0। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि V2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है ना। अगर V2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2 प्लस 1 इज इक्वल टू V0। तो V2 देखिए यहाँ से स्ट्रेट अवे कितना आ गया, P2 इंटू V0 अपॉन P1 प्लस P2। क्लियर है बात? तो हमारे पास V2 आ गया, है ना, और V2 अगर आ गया तो इसी तरीके से हमारे पास V1 भी आ जाएगा, और V1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा P1 इंटू V0 अपॉन P1 प्लस P2। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए बड़े आराम से V1 और V2 दोनों ही निकाल लिया और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सील्ड एट बोथ एंड्स। It lies horizontally, the middle 5 centimeter containing mercury and the parts on its two sides containing air at the same pressure P. When the tube is held at an angle of 60 degree with the vertical, the length of the air column above and below the mercury pellet are 46 centimeter and 44.5 centimeter respectively. Calculate the pressure P in centimeters of mercury. The temperature of the system is kept at 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों यहाँ सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक थिन ट्यूब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, वो दोनों तरफ से सील्ड है और शुरुआत में वो हॉरिजॉन्टली रखा है और बीचों बीच में 5 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ की मर्क्यूरी पेलेट है। ठीक है, और जो दूसरा डायग्राम है उसमें हमारे को दिया हुआ है कि 60 डिग्री एंगल पर इस ट्यूब को जब इंक्लाइन करा गया विद द वर्टिकल, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम अबव एंड बिलो द मर्क्यूरी पेलेट कितने हो गए, 46 सेंटीमीटर और 44.5 सेंटीमीटर। मतलब L1 की वैल्यू है
46 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू है 44.5 सेंटीमीटर और जो ये मर्क्यूरी पैलेट है ये खुद 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। क्लियर है ये बात? तो हमारे से क्या पूछा गया है? हमारे से पूछा गया है कि शुरुआत में यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर तो सेम था, तो ये प्रेशर हमारे को निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों चूंकि बराबर है तो इसको मैं L नॉट से डिनोट कर दे रहा हूं और हम लोग कह सकते हैं कि L नॉट प्लस यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 5 सेंटीमीटर प्लस L नॉट, ये किसके बराबर आ जाएगा राइट वाले फिगर में L1 प्लस L2 प्लस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि L नॉट हमारे को मिल गया है ना, L नॉट हमारे को कितना मिल गया L1 प्लस L2 अपॉन 2 है ना, और अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 46 प्लस 44.5 बाई 2 सेंटीमीटर जो कि आ जाता है 45.25 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो हमेशा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसका मतलब कि अगर मैं लेफ्ट वाले चेंबर की बात करूं तो उसका टेम्परेचर पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। पहले भी ये 30 डिग्री सेल्सियस था और बाद में भी ये 30 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरीके से राइट वाले चेंबर के बारे में भी यही कह सकते हैं, पहले ये 30 डिग्री सेल्सियस पर था और बाद में भी ये 30 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि लेफ्ट वाले चेंबर की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रेशर P इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू। अब मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो है लेफ्ट वाले जोन का, यहाँ का प्रेशर हो गया P2 और यहाँ का प्रेशर हो गया P1, तो हम लोग लिख सकते हैं P2 इंटू A इंटू L2। क्लियर है बात? और इसी तरीके से राइट चेंबर के लिए भी हम लोग कह सकते हैं P इंटू A इंटू L नॉट हैज टू बी इक्वल टू P1 इंटू A इंटू L1 के बराबर, है ना, क्योंकि P1 V1 जो है वो तो nRT के बराबर होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो P1 V1 बराबर रहेगा किसके, फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम के। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 की वैल्यू आ गई P इंटू L नॉट अपॉन L2 के बराबर, और P1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई P इंटू L नॉट अपॉन L1 के बराबर, है ना। अब देखिए बच्चों अगर इस 60 डिग्री वाले एंगल में, है ना, अगर मैं इस मर्क्यूरी पैलेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं इस पर दिखा सकता हूं कि इस पर नीचे की तरफ तो लग रहा है mg, साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है P1 इंटू एरिया और इस तरफ से फोर्स लग रहा है P2 इंटू एरिया के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर mg का कंपोनेंट ले लूं तो हम लोग यहाँ पर ये कह पाएंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर कह पाएंगे कि नीचे की तरफ लग रहा है ना, डाउन द ट्यूब अगर हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है mg cos 60 डिग्री। फिर इधर ऊपर की तरफ और कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है P2 इंटू ए और नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है P1 इंटू ए, और इस समय ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू ए प्लस mg cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू P2 इंटू ए के बराबर। क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग P1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे और उसी तरीके से P2 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P इंटू L नॉट अपॉन L1 इंटू ए प्लस mg बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा P इंटू L नॉट अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो देखिए बच्चों हमारे को P चाहिए तो हम लोग एक काम करेंगे, P वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय L नॉट इंटू ए अपॉन L1 माइनस L नॉट इंटू ए अपॉन L2 इज इक्वल टू माइनस mg बाई 2। क्लियर है बात? तो अब अगर इसे थोड़ा रीअरेंज कर दें, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाय L नॉट इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1 इज इक्वल टू mg अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो कितने के बराबर आ जा रहा है, ये आ जा रहा है mg अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू L नॉट, फिर साथ ही साथ यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1 से। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो मास है ये किसका मास है, ये जो मास है ये एक्चुअली इस मर्क्यूरी पैलेट का मास है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, मास के बदले हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो जाएगा रो, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू
5 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर यहाँ आ जाएगा G, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा A L0, फिर ये एज इट इज 1/L2 माइनस 1/L1 के बराबर। तो A तो देखिए यहाँ पर कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे को प्रेशर चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स ऑफ एच जी। तो यहाँ पर मैं प्रेशर को लिख देता हूँ रो इंटू जी इंटू एच के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखिए जो एच आएगा वो डायरेक्टली हमें एक तरीके से प्रेशर का आइडिया देगा कि इतना सेंटीमीटर ऑफ एच जी जो है वो प्रेशर है। तो यहाँ से देखिए एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/L2 माइनस 1/L1 के बराबर। ठीक है। तो बच्चों इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आने वाला है 75.39 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर जो है वो कितना है 75.39 सेंटीमीटर्स ऑफ एच जी। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडोट। द क्वेश्चन सेज अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर closed from one end is rotated with a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through the open end of the cylinder. The outside air pressure is equal to P naught, the temperature to T, and the molar mass of air to M. Find the air pressure as a function of the distance small r from the rotation axis. The molar mass is assumed to be independent of r. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है जो कि एक एंड से क्लोज्ड है और उसे रोटेट किया जा रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, जो कि किससे पास कर रहा है, थ्रू दी ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि आउटसाइड एयर प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहाँ पर का प्रेशर हम लोग कितना मान सकते हैं, पी नॉट मान सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो टी है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि मोलर मास ऑफ एयर जो है वो कैपिटल एम है। अब हमें क्या बताना है, एयर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि मोलर मास को आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर होगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि लेटर से स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर जो प्रेशर है वो पी है और आर प्लस डी आर इस लोकेशन पर प्रेशर जो है वो कितना हो गया, P प्लस डी हो गया। क्लियर है बात। तो अगर आपने ऐसा एज्यूम करा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं, है ना, डी आर लेंथ का, है ना, अगर मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम कंसिडर करूं, है ना, जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी आर के बराबर। तो उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एयर की वजह से उस पर एक तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक रेडियली इनवर्ड फोर्स लग रहा है। अब ये ऑब्वियस है कि ये एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए डीएम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, जहां पर डीएम मैं इसके मास को कह रहा हूं, है ना। तो डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दिस शुड बी इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एक तरफ से फोर्स लग रहा है पी इंटू ए और एक तरफ से फोर्स लग रहा है पी प्लस डीपी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा लेफ्ट की तरफ और वो कितना आ जाएगा, डीपी इंटू ए आ जाएगा, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और बात यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग इस छोटे से वॉल्यूम के लिए पीवी बराबर एनआरटी तो कह ही सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ का प्रेशर जो है वो पी हो गया। क्लियर है बात। और वॉल्यूम क्या लिख देंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ठीक है। तो ये तो बच्चों हम लोग ने लिख दिया P इंटू वी, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी के बराबर। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि जो इसका मास मैंने एज्यूम किया डीएम अपॉन टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर मास है जो कि कैपिटल एम है ना, यही हमारे को दे रखा है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी के बराबर। क्लियर है बात। अब देखिए हम लोग जो ऊपर है ना, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन ये रही हमारी। तो सेकंड इक्वेशन से जो हमारे पास डीएम आ रहा है जो कि कितना आ जा रहा है, पी एम ए अपॉन आर टी इंटू डी आर के बराबर, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर ही बात। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम ए अपॉन आर इंटू टी
इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा डीपी मल्टीप्लाइड बाय ए के बराबर। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल आउट हो गया और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीपी अपॉन पी आ जाएगा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और यहाँ पर आ जाएगा आर डी आर। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं ना, आर इक्वल टू जीरो पर हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू पी नॉट है और लेटर से किसी आर रेडियल डिस्टेंस पर प्रेशर पी हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ पी और यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट जो कि बन जाएगा एल एन ऑफ पी अपॉन पी नॉट के बराबर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर टी मल्टीप्लाइड बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू और लिमिट पुट करने पर ही आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहां से जो है ना, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो p की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी p नॉट मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर टी। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये रही बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ PV square equal to constant. The gas is initially at a temperature T and volume V. Find the temperature when it expands to a volume 2V. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे को है ना वॉल्यूम दिया हुआ है कि कितना था और कितना हो गया और हमें टेम्परेचर बताना है। तो इसका मतलब कि हमारे को जो इक्वेशन दे रखी है पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा कैसी इक्वेशन में, जिसमें सिर्फ टी और वी इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये काम बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पी को रिप्लेस किससे किया जा सकता है, पी को रिप्लेस किया जा सकता है एनआरटी अपॉन वी से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है बात? तो अब एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पर एन आर जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये तो कांस्टेंट ही रहना है। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हमारे पास आ गया, T इंटू वी, दिस इज अगेन अ कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो जैसा कि हमारे को सवाल में दे रखा है, आइए देखते हैं सवाल में क्या दे रखा था। सवाल में हमारे को दे रखा था कि वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, तो हमसे बोला है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट होना है ना, और अगर वॉल्यूम जो है वो क्या हो जा रहा है, 2v हो जा रहा है, तो टेम्परेचर को कितना हो जाना पड़ेगा, टेम्परेचर को हो जाना पड़ेगा T/2, तभी तो ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, T/2। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम Herodov. The question says a vessel of volume V is evacuated by means of a piston air pump. One piston stroke captures the volume delta V. How many strokes are needed to reduce the pressure in the vessel eta times? The process is assumed to be isothermal and the gas ideal. तो देखिए बच्चों, इस सवाल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वेसल है जिसका वॉल्यूम V है। अब उसे हमें क्या करना है, इवैक्यूएट करना है एक पिस्टन एयर पंप की मदद से। एक स्ट्रोक में क्या करता है, ये डेल्टा V है ना, डेल्टा V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो ये कैप्चर करता है। अब हमसे बोला गया है कि कितने स्ट्रोक यहाँ पर रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर इन द वेसल ईटा टाइम्स। मतलब शुरुआत में है ना, शुरुआत में मान लीजिए कि प्रेशर जो है वो पी नॉट था लेटर से, तो बाद में हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रेशर कितना हो जाए, पी नॉट अपॉन ईटा हो जाए इस वेसल के अंदर। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पिस्टन एयर पंप है जो एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम खींच करके बाहर निकालता है, डेल्टा वी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ये समझना कि यहाँ पर जो पिस्टन एयर पंप है ना, ये एग्जैक्टली वर्क किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक वेसल था जिसका वॉल्यूम कितना था, V था। ठीक है, अब क्या करा गया, अब यहाँ पर इस तरीके से एक पिस्टन एयर पंप को इंट्रोड्यूस करा गया जो कि क्या कर रहा है, इवैक्यूएट कर रहा है इस वेसल को। और वो किस तरीके से कर रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहले तो ये वॉल्व यहाँ पर क्लोज था। ठीक है,
अब इस पिस्टन को यहाँ पर लाया गया, ठीक है, यहाँ पर बड़े आराम से लाया गया और ये इसका हैंडल मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसे क्या करा गया, इस वॉल्व को यहाँ से फिर ओपन कर दिया गया। अब इस पिस्टन को पीछे खींचा गया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो गैस है वो अब इस राइट वाले चेम्बर में एंटर करना चालू कर देगी, है ना। जैसे जैसे पिस्टन राइट की तरफ जगह जाएगा, जगह बनाएगा, तो क्या होगा, अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो गैस पहले वी वॉल्यूम में थी, अब वो वी प्लस डेल्टा वी वॉल्यूम में आ जाएगी। अब फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इसे लेटर से क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है, इसे क्लोज कर दिया गया। फिर इस पिस्टन को, है ना, ये पिस्टन को मान लीजिए निकाल दिया गया बाहर, और यहाँ पर फिर से जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब जगह खाली हो गई। अब क्या किया गया, अब पिस्टन को वापस से यहाँ पर लाया गया, है ना, यहाँ पर लाया गया। फिर क्या करा गया, फिर यहाँ पर ये वॉल्व ओपन कर दिया गया। अब उसके बाद सेकेंड स्ट्रोक में फिर से क्या हुआ, फिर से हम लोग समझ पा रहे हैं पिस्टन को राइट की तरफ खींचा गया, और ऑब्वियस है कि इस बार फिर से जो गैस है वो अभी वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, अब वो फिर से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगी, वी प्लस डेल्टा वी। फिर क्या किया जाएगा, अगेन यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया जाएगा इस वॉल्व को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं पिस्टन को बाहर निकाल करके यहाँ जो गैस ऑब्टेन हुई उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर से पिस्टन को यहाँ लाया जाएगा, है ना, और ये प्रोसेस जो है वो चलता ही जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन एयर पंप है वो वर्क कर रहा है। ऑल राइट। तो बच्चों मान लेते हैं सबसे शुरुआत वाली बात, जब हमारे पास सिर्फ क्या था, ये वी वॉल्यूम का वेसल था। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में जो वॉल्यूम था वो कितना था, पी नॉट था, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, क्या किया गया होगा, पिस्टन को पहले यहां पर लाया गया होगा, फिर उसके हैंडल को पकड़ करके राइट की तरफ खींचा गया होगा ना, ऑब्वियस से पहले वॉल्व को ओपन कर दिया गया होगा ताकि यहां से गैस इस वाले चेम्बर में जा सके। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए क्या हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर, हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर कि जो गैस पहले वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी वो अब वी प्लस डेल्टा वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो हम लोग यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्या कहा गया है, यहाँ पर हमारे को कहा गया है कि द प्रोसेस इज अज्यूम्ड टू बी आइसोथर्मल, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो बॉयल्स लॉ है ये पूरे के पूरे मास पर लगाया जाता है। जिस मास की आप शुरू में एलएचएस में बात करें उसी मास की आप राइट हैंड साइड में भी बात करेंगे। तो पहले जो है ना, पहले जो गैस जो है वो वी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही थी और प्रेशर कितना था, पी नॉट था। तो हम लोग शुरुआत में लिख सकते हैं पी नॉट इंटू वी। यही गैस अब क्या कर रही है, अब वी प्लस डेल्टा वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो लेटर से एक स्ट्रोक के बाद वॉल्यूम जो है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं वो तो कितना हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा, और प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, लेटर से पी वन हो गया ना। पी वन का मतलब फर्स्ट स्ट्रोक के बाद प्रेशर। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अब जो ये जो वॉल्व है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, फिर ये जो गैस ऑब्टेन हुई उसको बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा पिस्टन को बाहर निकाल करके, ठीक है। अब वापस से क्या करा गया, पिस्टन को यहाँ पर लाया गया, है ना, पिस्टन को यहाँ पर लाया गया। अब जो है इस वॉल्व को ओपन कर दिया गया। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ का प्रेशर जो है वो पी नॉट नहीं रहा बल्कि कितना हो गया, पी वन हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं पी वन इंटू वी, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब फिर से वॉल्यूम जो है वो चेंज होकर के कितना हो गया, जिसमें ये गैस ऑक्यूपाइड है वो हो गया वी प्लस डेल्टा वी। और यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख देंगे, पी टू, मतलब प्रेशर आफ्टर द सेकेंड स्ट्रोक, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर फर्स्ट स्ट्रोक के बाद की बात करें तो पी वन कितना हो गया, वो हो गया पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी की पावर वन। इसी तरीके से पी टू कितना हो गया, वो हो गया पी वन इंटू वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी। और पी वन की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी की पावर टू। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पैटर्न एक बनता जा रहा है। जैसे फर्स्ट स्ट्रोक के बाद यहाँ पर पावर वन है, सेकेंड स्ट्रोक के बाद यहाँ पर पावर टू है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि nth स्ट्रोक के बाद प्रेशर जो है ना पी एन, वो कितना हो जाएगा, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी रेज्ड टू द पावर एन। क्लियर है ये बात। तो अब जैसा कि हमसे सवाल में कहा गया है, हमसे कहा गया है कि प्रेशर जो है आफ्टर एन स्ट्रोक कितना हो जाना चाहिए, है ना, इनिशियल का ईटा टाइम्स कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एन शुड बी इक्वल टू टी नॉट अपॉन ईटा।
So this should be equal to P naught multiplied by V upon V plus डेल्टा V रेज टू द पावर n। तो यहाँ से P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू V अपॉन V प्लस डेल्टा V रेज्ड टू द पावर n। अब हम लोग इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं क्योंकि हमारे को n को है ना नीचे उतारना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ 1 बाई ईटा इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ v अपॉन v प्लस डेल्टा v। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमारे को n मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ln ऑफ 1 अपॉन ईटा डिवाइडेड बाय ln ऑफ v अपॉन v प्लस डेल्टा v। क्लियर है? इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू ऊपर और नीचे दोनों को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ ईटा अपॉन ln ऑफ v प्लस डेल्टा v अपॉन v के बराबर। क्लियर है बात? दोनों ही बेसिकली पलट गए। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू ln ऑफ ईटा डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस डेल्टा v अपॉन v के बराबर। ठीक है, तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बात? तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, द पीवी डायग्राम फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन फिगर। फाइंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पीवी का ग्राफ है ना, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं ए की बात करूं है ना, तो ए पे हम लोग देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर कितना था, तो टेम्परेचर हो जाएगा P इंटू वी अपॉन आर के बराबर, क्योंकि n तो 1 है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि TA जो है वो कितना हो जा रहा है, 3P नॉट इंटू वी नॉट अपॉन आर के बराबर। और इसी तरीके से अगर B की बात करें तो टेम्परेचर एट B है ना, ये कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 2P नॉट वी नॉट अपॉन आर के बराबर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था एज कंपेयर टू द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज का हमें ध्यान देना होगा कि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं हुआ है ना। यहाँ पर क्योंकि अगर मैं एक आइसोथर्म बनाऊं है ना, तो आइसोथर्म अगर मैं बनाऊंगा ए से स्टार्ट होता हुआ, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन के नीचे पाया जाएगा है ना। तो अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ के टेम्परेचर को और यहाँ के टेम्परेचर को, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है ना इस आइसोथर्म पे, वो तो टेम्परेचर एट ए के ही बराबर आएगा। लेकिन ठीक उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो सेम वॉल्यूम पर यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब ए से बी है ना ट्रांजिशन हो रहा है, तो शुरुआत में टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर क्या होने लगा, फिर वो कम होने लगा, और बी पे फाइनली जो है वो क्या हो गया, एज कंपेयर टू ए भी कम हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है, वो प्रेशर और वॉल्यूम निकालना है ऑफ द गैस जब इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया यहाँ पर कि पहले टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो सबसे पहली ऑब्वियस चीज जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि पीवी का अगर ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ की मदद से हम लोग पी और वी के बीच में एक एटलीस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग पी और वी के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने पी कॉमा वी दे दिया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर tan थीटा की बात करें, तो एक बार हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में से tan थीटा निकाल सकते हैं और एक बार छोटे वाले ट्राइंगल में से tan थीटा निकाल सकते हैं, है ना, और उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं तो वहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3P नॉट माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 2V नॉट माइनस V नॉट के बराबर। और अगर छोटे वाले ट्राइंगल के बारे में अगर बात करूं तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा P माइनस P नॉट
डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें बेस चाहिए है ना, तो बेस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2v0 माइनस वी के बराबर। क्लियर है बात। तो चलिए इसे सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p0 माइनस p0, जो कि सिंपली कितना हो जाएगा, 2p0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2p0 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 2v0 माइनस v इज इक्वल टू p माइनस p0 मल्टीप्लाइड बाय 2v0 माइनस v0 इज इक्वल टू v0। क्लियर है बात। तो यहाँ देखिए हमारे पास p और v में रिलेशन आने ही वाला है ना। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 4p0 v0 माइनस 2p0 इंटू v इज इक्वल टू pv0 माइनस p0 v0। क्लियर है ये बात। तो बच्चों यहां से देखिए हमारे पास pv0 की वैल्यू क्या आ जा रही है, इधर माइनस p0 v0 इधर अगर चला गया तो ये 5p0 v0 बन जाएगा। तो ये बन गया 5p0 v0 माइनस 2p0 इंटू v के बराबर। ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, 5p0 माइनस 2p0 अपॉन v0 मल्टीप्लाइड बाय v के बराबर। तो ये हमने प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकाल लिया। क्लियर है। लेकिन हम लोग चाहते हैं टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर चाहते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब एन की वैल्यू तो यहाँ पर बन दी गई है। ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर को क्या कह सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, वो किस तरीके से यहाँ पर रिलेटेड है, तो पीवी बराबर आर टी हो जाएगा। तो पी की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं आर टी अपॉन वी। तो यहां से प्रेशर को लिखा जा सकता है आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू 5p0 माइनस 2p0 अपॉन v0 मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 5p0 अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय v माइनस 2p0 अपॉन v0 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा r। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास टेम्परेचर फाइनली कितना आ गया, हम लोग यहाँ पर P0 अपॉन R को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। और क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5v माइनस ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर अपॉन v0 के बराबर। क्लियर है ये बात। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया। तो अब अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करें, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक तो dt बाय, है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं इस इक्वेशन को देख करके कि dt बाय dv को जीरो तो होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ d2 t बाय dv स्क्वायर, इसे क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं dt बाई dv को, है ना, निकालता हूँ और उसे जीरो पुट करता हूँ। तो dt बाई dv हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा p0 अपॉन r, तो एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 5v का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन v0 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4v अपॉन v0, दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से जो है हमारे पास आ गया 5 इक्वल टू 4v अपॉन v0। तो यहां से देखिए हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 5v0 अपॉन 4 आ गई। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास dt बाई dv को जीरो करने पर v की एक वैल्यू आई। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे को ये भी चेक करना होगा कि d2t बाई dv स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है ना। तो अगर हम लोग इसे फर्दर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर p0 अपॉन r तो एज इट इज आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर और क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 बाय v0। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि क्लियरली, है ना, p0 v0 और r तो ये सारे पॉजिटिव हैं। तो सिर्फ नेगेटिव साइन होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो v हमारे पास 5v0 बाय 4 आया, उसको क्या होना पड़ेगा, उसको मैक्सिमा की कंडीशन ही होनी पड़ेगी ना, वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमा ही बनना पड़ेगा। तो v इक्वल टू क्या आ गया, 5v0 अपॉन 4 आ गया। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे को वो प्रेशर भी निकालना था जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो इस वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5p0 माइनस 2p0 अपॉन v0 मल्टीप्लाइड बाय 5v0 अपॉन 4। तो यहाँ से देखिए v0 तो कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 टू ज़ 4। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर कितना आ जा रहा है, 5p0 माइनस
यहाँ पर आ जाएगा 5/2 पी नॉट। तो ये बेसिकली कितना बन गया, 2.5 पी नॉट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 पी नॉट, और वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो आ जा रही है 1.25 वी नॉट के बराबर। और अगर हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, पीवी अपॉन आर के बराबर। तो ये कितना आ जा रहा है, प्रेशर हो जाएगा 5/2 पी नॉट, है ना, वी हो जाएगा 5/4 वी नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा आर। ठीक है, तो टी मैक्स की वैल्यू जो है वो देखिए कितनी आ जा रही है, ये आ जा रही है 25 पी नॉट वी नॉट अपॉन 8 आर के बराबर, है ना। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये केटीजी चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर इजी लगा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।